कन्वर्जन भी हो गया था। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्किप कर दिया था। हाँ ठीक है, वो स्किप कर दिया था। थोड़ा सा आगे और अब बस आगे ये 5 फोर्सेस और फाइव बीसीजी स्टार्ट करना है और बोस्टन बीसीजी, कंसल्टिंग। बस खूबसूरत हो गया काम। अब अगेन मज़े का टॉपिक है, अगर ज़्यादा लोग होते तो बड़ा मज़ा आता, लेकिन चलो अब जितने कम लोग हैं उनके साथ जो है ना, अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह। टॉपिक को देख के मैं सोचा था, मैंने कहा मज़े का टॉपिक है, बंदे ज़्यादा होते तो जो है ना, तो अचानक से जो है हमारे पास कुछ नहीं तो जो है वो चंद लोगों पे अताब ज़्यादा आ जाता। लें जी, आज 2 मॉडल्स पढ़ने हैं। पहले तो ये बताएं कि जो कल हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कन्वर्जन समझ आई, सेगमेंटेशन समझ आई, स्ट्रेटेजिक ग्रुप समझ आया, स्ट्रेटेजिक स्पेस समझ आई, तो सब कुछ समझ आ रहा है माशाल्लाह। ठीक है जी, तो थिंग्स गोइंग गुड। 2 स्ट्रेटेजीज आज हैं, पोर्टर की 5 फोर्सेस और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है वो बीसीजी उसका एक मैट्रिक्स है, उसको हम देखेंगे। 5 फोर्सेस। पोर्टर डायमंड ने हमें बताया था कि कुछ मुल्क कुछ जगह अच्छे होते हैं, कुछ मुल्क किसी जगह अच्छे नहीं होते। तो इंडस्ट्री को चूज़ करते हुए आपने देखना ये है कि उसकी रेलेवेंट फैक्टर कंडीशन कैसी हैं, डिमांड कंडीशन कैसी हैं, किस तरह से है, वो उसने बताया फैक्टर्स के हिसाब से। पोर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो ये आपको बताता है कि आपने एक इंडस्ट्री को चूज़ कैसे करना है। इसमें जब आपने एक इंडस्ट्री को चूज़ करना है तो आपके 5 फोर्सेस हैं जिनको आपने जहन में रखना है। राइवलरी कितनी है, कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर कितनी है, सप्लायर्स के पास बार्गेनिंग पावर कितनी है, न्यू एंट्रेंट्स के आने का खौफ क्या है, और न्यू सब्सटीट्यूट्स का क्या खौफ है। थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये डिसाइड करना है कि मैं कौन से बिज़नेस में एंटर हूँ। से मेरे पास 10 करोड़ हैं और मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, मैं फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बना लूँ और पंखे बेचना शुरू कर दूँ। मुझे डिसाइड करना है मैंने कौन से बिज़नेस में एंटर होना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में चला जाऊँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तीसरा है मैं सीए कॉलेज शुरू कर लूँ। अब शायद एक फैक्टर की बेस पे देखूंगा तो इनमें से कोई एक ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा होगा, लेकिन किसी दूसरे फैक्टर में देखूंगा तो वो इतना लुक्रेटिव नहीं होगा। तो पोर्टर की 5 फोर्सेस हमें ये कह रही है कि आपने 5 अलग अलग डायमेंशंस में देखना है। डायमेंशन नंबर 1, राइवलरी कितनी है। फैन मैन्युफैक्चरिंग, मुझे पंखा बनाने वाली कंपनी बनानी है, क्या सिचुएशन है वहाँ पे कंपटीशन की। ऑलरेडी बहुत सारे मैन्युफैक्चर है, मतलब आप 15 से 20 तो फ़ौरन से कह सकते हैं। आप एक मार्केट में चले जाएंगे तो आपको 15-20 अलग अलग पंखे की कंपनियाँ नज़र आएंगी, अलग अलग ब्रांड्स होंगे, मिलती जुलती प्राइस होगी, मिलती जुलती क्वालिटी होगी, लाइफ टाइम वारंटी दे रहे होंगे, और 200 रुपये कम ज़्यादा में आप एक पंखा डन करके ले आएंगे। कुछ बिग जायंट्स भी हैं, जीएफसी वगैरह, बड़े जाइंट्स भी हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या मुझे उस कंपटीशन में जिसमें 20 प्लेयर ऑलरेडी मौजूद है मैं चला जाऊं और मैं कहूं जी लो जी मेरे पास भी 2% शेयर आ गया मार्केट का, कमाल हो गया। मैं क्यों करूं ऐसा। कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा कब होगा, जब राइवल ज़्यादा हो, और वो प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। राइवल ज़्यादा है, मिलती जुलती चीज़ दे रहे हैं, को बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है, कोई राइवल दूसरे से को बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ भी नहीं दे रहा, मिलती जुलती वारंटी दे रहे हैं, मिलती जुलती एज दे रहे हैं, मिलती जुलती प्राइस दे रहे हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा होता है जब ज़्यादा दुकानदार होते हैं, एक जैसी चीज़ बेच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसीशन नहीं होती, तो इसमें राइवलरी फैन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़्यादा है। हम एक डिसीजन ले रहे हैं, पोर्टर की 5 फोर्सेज है, हमने 5 फोर्सेज को देखना है और इन 3 में से किसी एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देना है। मैं या पंखे बनाने वाली कंपनी बना सकता हूँ, या मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का प्लांट लगा लूँ, या मैं चला जाऊँ सीए के कॉलेज की तरफ।
अब अगेन किसी और स्ट्रेटेजी के तहत देखूं तो मैं कहूँगा रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है सीए का कॉलेज, जो फील्ड मुझे समझ आती है। बट अगेन पोर्टर की 5 फोर्सेज ने कहा है कि अपनी स्ट्रेंथ बाद में, वो इंटरनल एनालिसिस है इस वक्त, एक्सटर्नल एनालिसिस, ये चैप्टर हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस की बात कर रहा है, मार्केट का एनालिसिस। इंटरनल में देखेंगे मेरी कंपिटेंस क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ बेहतर, वो बात की बात है। एक्सटर्नल एनालिसिस के तहत फैन मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन ज़्यादा है, राइवलरी ज़्यादा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक राइवलरी कम, बहुत ही कम राइवलरी है, दो या 2 मेन प्लेयर्स, 1-2 हल्के प्लेयर, गोरमे, मिज़ान, वही मिज़ान का नेक्स्ट, compete करना नियर टू इम्पॉसिबल, वो एक अलग मसला है, लेकिन कंपेटिटर्स कम है। यानी अगर एज्यूमिंग कि मैं बड़ा तूफ़ानी तरीके से एंटर हूँ और मैं मार्केट में अच्छा काम करूँ, तो मैं फ़ैन की मार्केट में बहुत अच्छा काम भी करता तो मैं 2 से 3% शेयर लेता पूरी मार्केट का। बट यहाँ अगर प्लेयर्स 2 या 3 हैं तो शायद मैं एफर्ट करके 10-15% शेयर तक पहुँच सकता हूँ। एफर्ट किस लेवल की होगी वो अगला चैप्टर बताएगा कि मैं अपने सिस्टम में क्या काम करूँगा, चीज़ों को किस तरह से देखूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग राइवलरी ज़्यादा, कार्बोनेटेड में राइवलरी कम। अगर खाली राइवलरी को देखूँ तो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि जंग बहुत बड़ी है, तो हमने एक फैक्टर पर डिसीजन नहीं लेना, हमने 5 फैक्टर्स की बेस पर डिसीजन लेना है। तो राइवलरी के हिसाब से मुझे फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं लगा, मुझे कार्बोनेटेड बहुत अच्छा लगा। सीए कॉलेज 6 से 7 कंपेटिटर, उतने कम नहीं उतने ज़्यादा भी नहीं। तो अगर मैं एक फैक्टर की बेस पे डिसीजन ले रहा हूँ तो शायद सबसे अच्छा है कार्बोनेटेड। ठीक है, हमने कहा यहाँ 2 से 3 लो कंपटीशन है, यहाँ मीडियम कंपटीशन और यहाँ हाई कंपटीशन है। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर देखते हैं। मैं फैन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता हूँ, मेरा सप्लायर होगा जो मुझे पंखे की चीज़ें इंपोर्ट करके देगा, मेरा सप्लायर होगा प्लास्टिक के पर बनाने वाले, मेरा सप्लायर होगा वो चौखटा बनाने वाले, मोटर बनाने वाले या मोटर इंपोर्ट करने वाले। तो मैं एक दफ़ा सिर्फ फेसबुक पे आके कह दूंगा कि कोई ऐसा बंदा है जो मुझे पंखा इंपोर्ट कर दे, तो 25 लोग मुझे इनबॉक्स में आके ठग बता देंगे। यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इतना सप्लायर मौजूद है, एक से एक बढ़ के सप्लायर मौजूद है, आपस में रेट पे बहस कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की जंग लड़ेंगे। बीइंग अ बिजनेस मेरी यशी लग जाएगी। मुझे ऐसे बिजनेस में जाना चाहिए जहां सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर हल्की है। अगर सप्लायर मुझे ब्लैकमेल कर रहा होगा तो मैं तो रुल जाऊंगा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में ख़ास किस्म की गैस डलती है जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारे को इजाज़त मिली हुई है कि सिर्फ वही सप्लाई कर सकता है, और वो इदारा जैसे ही अपने रेट बढ़ाता है सारी कंपनियों को रेट बढ़ाने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अकेला सप्लायर है, किसके पास जाएं, और कोई उस लेवल का ना क्वालिटी देता है और ना उस तरह का उस मार्केट में मौजूद है। तो सप्लायर तो किंग है फॉर एग्जांपल। तो अगर सप्लायर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, 1-2 सप्लायर हैं बहुत ज़्यादा पावर में हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर की हाई है। तो ये फैक्टर तो ख़राब हो गया, ये फैक्टर अच्छा था, ये ख़राब हो गया। उधर ये फैक्टर बेहतर है, ये ख़राब था। सीए कॉलेज सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई, टीचर पसंद के पैसे मांगेगा, पसंद का टाइम टेबल मांगेगा। और अगेन आज से 20 साल पहले अगर मैं कॉलेज करता तो उस वक्त जो है वो मासूम शरीफ सीधे सीधे टीचर होते थे जो पढ़ाना इबादत समझते थे, और उस इबादत के वजह अगर थोड़ा बहुत उनको वजीफ़ा भी मिल जाता था उसमें खुश रहते थे, अल्लाह लोग थे। तो उस वक्त उनके पास पावर नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा कॉलेजेस भी नहीं थे कि वो इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर। तो उस वक्त बार्गेनिंग पावर सप्लायर हल्की थी, और आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री में बार्गेनिंग पावर सप्लायर की हाई है। क्लियर? कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, तीसरा वेरिएबल, कस्टमर कहाँ कितना किंग है। पंखा ख़रीदने जाता है तो दुकान से बाहर लोग आके कहते हैं भाई जी हमसे पंखा ले लो। 15 दुकानें लाइन से खड़ी हुई होती हैं, एक दुकान से 7 वाली दुकान पे जाता है, कहता है वो आपसे 2 साल ज़्यादा वारंटी दे रहे हैं और 300 रुपये कम प्राइस कह रहे हैं। अब आप मुझे 5 साल ज़्यादा वारंटी दो और 500 रुपये कम प्राइस दो, मैं फिर आपसे पंखा खरीदूँगा। तो कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सप्लायर्स बहुत है, सप्लायर ऑफ पंखा बहुत ज़्यादा है, और मिलती जुलती चीज़ है, और कस्टमर अवेयर भी बहुत है, उसको मार्केट का भी पता है, और ऊपर से ये सारे इकट्ठे ही आके बैठ जाते हैं और ज़्यादा कस्टमर को ईजी कर देते हैं कि ठीक है अब तुम हमें उजाड़ो।
तो बार्गेनिंग पावर हाई है कस्टमर की, अच्छा फैक्टर नहीं है। मैं अगर पंखा बनाने का सोच रहा हूँ तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर नहीं है, गुड, बट कस्टमर की बार्गेनिंग पावर है, नॉट गुड। कार्बोनेटेड ड्रिंक में आते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि कस्टमर जो है वो अपनी पसंद से फिर फिर के और वो सारा कुछ है और वो कहे कि नहीं जी, अब बात आपसे बार्गेनिंग करे कि नहीं मुझे बोतल दोगे, इस पैसों में दोगे तो मैं ख़रीदूँगा वरना नहीं, ठीक है। लेकिन चूँकि कम प्लेयर्स हैं तो सम हाउ कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कस्टमर छीनने के लिए। तो कस्टमर को अपनी पसंद का रेट, अपनी पसंद का पैकेज, वो अगर बल्क में माल उठा रहा है तो वो एक नहीं, दो नहीं, तीन में से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेगा और अच्छे पैसों में अच्छा स्टॉक उठा लेगा। होलसेलर्स के पास इसमें बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। तो कस्टमर के पास दरमियानी सी पावर है, बहुत उतनी तगड़ी पावर नहीं है जैसे पंखे वाले काम में थी। पंखे में डायरेक्ट एंड कंज्यूमर के पास होती है जी, पंखे में डायरेक्ट एंड कंज्यूमर के पास पावर है। सीए कॉलेज में अब ये डिपेंड करता है किस एंगल से देखें। जिस वक्त ये डायग्राम बनाई थी तो उस वक्त मीडियम या इस तरह से चल रही थी, कोविड के आसपास का टाइम था, बच्चे कहते बस हमें पढ़ा दो यार, बस कुछ कर दो, तो उतनी पावर नहीं थी। बट आज बच्चा कहता है कॉलेज में शीशे भी सबसे अच्छे लगे होने चाहिए, एसी भी चौकस चलता हो, कुर्सी का फोम भी बड़ा अच्छा हो, टीचर भी अच्छा पढ़ाते तो क्या ही बात है, पैसे भी मुनासिब होने चाहिए, कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी हो, और मुझे शुरू में 1 हफ़्ता ट्रायल की क्लास भी मिले। तो आज के दौर में सीए कॉलेज बनाने का मतलब है कि बच्चा कम पैसे दे के बहुत ज़्यादा फीचर्स मांगेगा, टीचर ज़्यादा पैसे लेके बहुत कम पढ़ाएगा, तो एंटरप्रेन्योर तो रुल गया। सप्लायर महंगा, कस्टमर सस्ता, कस्टमर पैसे देना नहीं चाहता, सप्लायर पैसे छोड़ना नहीं चाहता, और ऊपर से कॉलेज सिर्फ टीचर से नहीं चलेगा, जनरेटर चलेगा, बिजली चलेगी, रेंट देना होगा। तो एंटरप्रेन्योर रुल जाएगा ऐसे बिजनेस में जहां दोनों तरफ से बार्गेनिंग पावर उसे दबा रही है। बात समझ आई? फिर क्या है? एग्जिट बैरियर, एंट्री या एग्जिट बैरियर। जिस बिजनेस में एंट्री बैरियर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे लोग मुश्किल से आते हैं, तो फिर जाते भी मुश्किल से। बैरियर्स किस तरह के? देखें, पंखा बनाना है, एक 2 कमरों का फ्लैट लूँगा किराए पे 15,000 रुपये में, और इंपोर्ट करवाऊँगा, बंदे से कहूँगा मेरे पास पंखा पहुँचेगा तो पेमेंट करूँगा, लाख रुपए में सेटअप तैयार, एंटर हो गया। दुकान कहीं डालनी है, 15,000 लाइसेंस नहीं लेने, कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करनी, कोई स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करने, कोई अपना कंप्लायंस ऑडिट नहीं करवाना, बस जाना है दुकान खोल के अंदर पंखे डाल देने। तो एंट्री बैरियर नहीं है। तो अगर मैं पंखे की इंडस्ट्री में घुसूँ तो आज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं घुसूँ, बिज़नेस स्टैब्लिश करूँ तो मेरे जाने के बाद 15 और लोग पंखे के बिज़नेस में आ जाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है। एक दुकान मुश्किल होती है, लेकिन अगर मैं एक सुपर मॉल बनाऊं जो पूरे लाहौर में उस जैसा दूसरा बनाते हुए कोई सोचे, तो फिर समझ आता है कि ये ऊंची गेम है, इसमें अगले 5-7 साल तक मैं राज कर सकता हूं। तो ये जगह जहां एंट्री बैरियर्स नहीं है, ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। कार्बोनेटेड ड्रिंक एंटर होना बहुत मुश्किल है, बड़ा सा प्लांट चाहिए, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस चाहिए, बहुत सारी अप्रूवल्स चाहिए, को 15 अलग अलग तरह की अथॉरिटीज़ के पास जाना है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का देखना है, डिलीवरी फलाना, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा एक पूरा मैकेनिज्म सेट करना है। यानी कि अच्छा भला कैपेक्स चाहिए और अच्छे भला ओपेक्स चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा चाहिए। आना मुश्किल है, लेकिन मैं कहूँ यार आज 10 करोड़ है, आज तो चला जाता हूँ। कितने लोग होंगे जो 10 करोड़ लेके और एक नया बिज़नेस शुरू कर रहे होंगे? अगर कम होंगे तो ठीक है, मैं आज एंटर हो जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 25 करोड़ का है और मेरे पास 40 करोड़ पड़ा हो, मैं कहूँ ठीक है, 25 करोड़ का ना हर बंदे की गेम नहीं है, जो आएगा सोच के आएगा। तो मैं एक दफ़ा जाऊँ, मैं अपना नाम डेवलप कर लूँ, 3-4 साल लग जाएंगे किसी को ये सोचते हुए कि वो भी आए और इतने खर्चा करे, इतनी तकलीफ से गुजरे। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एंट्री इतनी आसान नहीं है। सीए कॉलेज दरमियान लेवल पे आ गया, बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई 20-25 करोड़ लग जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप 1 करोड़ में शुरू कर लें, दरमियाने लेवल पे, मतलब इस तरह से। यानी कि जिस तरह के खर्चे हैं, जिस तरह के बैरियर्स हैं, मतलब मैं एक और क्लास में बताया था, ये पीछे जो बेंच है ना सबसे लास्ट, उसमें जो 2 लाख से ऊपर के हैं,
अगर इस कमरे में सिर्फ यही बेंच बिछे हुए हो ना यहाँ तक, तो ये 7 लाख के बेंच सिर्फ एक कमरे में पड़ रहे हैं। गेम इतनी मुश्किल हो चुकी है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इतना। तो अब ऐसे में इस बिज़नेस में आते हुए एक बंदा सोचेगा कि यार पहले इतना कैपेक्स लगाओ, फिर इतना सारा कुछ करो, उसके बाद टीचर कंट्रोल में नहीं, बच्चा कंट्रोल में नहीं, ले दे के एज क्या बनता है? एंटरप्रेन्योर अगर खुद टीचर है। सिर्फ एक यही मॉडल चल सकता है हमारी इंडस्ट्री में। अगर एंटरप्रेन्योर खुद टीचर नहीं है ना, वो मर जाएगा, उसे टीचर खा जाएंगे या बच्चे खा जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर की बचत ये नहीं है कि उसने ब्रेक इवन पर कॉलेज चला लिया या थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया, कॉलेज लॉस में चलेगा। उसकी बचत ये है कि वो एक टीचर होगा, तो टीचर का हिसाब से जो टीचर की जो शेयर ले रहा होगा वो उसकी बचत वही है। एज अ पर्सन वो बचत में है, एज एन एंटरप्रेन्योर वो लॉस में है। तो अगेन वो फिर एक अलग मसला हो गया। एक्सटर्नल एनालिसिस में वो नहीं आता, वो इंटरनल एनालिसिस में आता है कि आपके पास क्या है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास क्या कंपेटेंस है, और फिर दोनों को जोड़ते हैं स्ट्रेटजी बनाने के लिए। लेकिन इस चैप्टर में हम एक्सटर्नल दुनिया देख रहे हैं। तो एग्जिट बैरियर दरमियाने लेवल के हैं, एंट्री और एग्जिट बैरियर। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, पंखे का इतना आसान सब्सटीट्यूट नहीं है। हम एसी को सब्सटीट्यूट नहीं कह सकते। तो पंखे जैसी और ऐसी क्या चीज़ होगी जो आएगी और पंखे को रिप्लेस कर देगी? शायद कुछ हल्के पावर के कुछ ऐसे ब्लोअर जो आप किसी कमरे में दीवार पे ऐसे टेढ़ा करके लगा देंगे, उसको चलाएंगे और वो 150 वाट एनर्जी लेता होगा और अच्छी हवा फेंकता होगा और उसमें से आवाज़ नहीं आती होगी और पंखे की तरह वो गोल गोल घूमते हुए शोर भी नहीं करता होगा और परेशानी भी नहीं करता होगा कि आप लेटे हुए और मुसलसल आगे ऊपर है और वो गोल गोल घूम रहा है, दिमाग भी उसके साथ साथ गोल गोल घूम रहा है। खामोशी से साइड पे एक ऐसे बॉक्स लगा हुआ है, वैसे टेबल फैन। अब सब्स्टिट्यूट हैं लेकिन इतने नहीं हैं। यानी कि मैं पंखा शुरू करते हुए सोचूंगा कि यार 100 साल से प्रोडक्ट चल रही है और चल रही है। ये नए दौर की प्रोडक्ट्स के मसले हैं कि बेचारे अभी 2 साल के अंदर मार्केट में उससे ऊपर की चीज़ आ जाती है। तो पंखे में सब्स्टिट्यूट वाला मसला बड़े लेवल का नहीं है, दरमियाने से लेवल है। हाँ, मतलब वही बात है पंखे जैसी। हाँ, ये हो सकता है कि एक ऐसा पंखा हो जो चलते हुए इतर स्प्रे करता हो, कि पंखा चलाएं उसके बाद खुशबुओं में सोएं पूरी रात, जो है ना आपको भीनी भीनी सी जो है नींद आती रहे। मतलब अब वो इस तरह की वैरायटी करें, उसमें क्या निकाल लेना उन्होंने जी। हाँ, अब ज़्यादा ये होगा कि मेरे जैसे सुस्त आदमी के लिए रिमोट कंट्रोल वाला पंखा दे देंगे, ठीक है, वो भी मौजूद है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, कोई एकदम से ऐसा आउट ऑफ द वे। ये ऐसी है जैसे मैं कहूँ कि कुर्सी का सब्स्टिट्यूट। तो मतलब कुर्सी एक ऐसी चीज़ है जो बहरहाल किसी ना किसी शक्ल में कुछ ना कुछ चलती रहेगी, आप जो मर्ज़ी कर लें, वो एक एग्जिस्ट रहने वाली प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट उतना ज़्यादा नहीं है, दरमियाने लेवल का या छोटे लेवल का काउंट कर लें। कार्बोनेटेड ड्रिंक सब्स्टिट्यूट का बहुत ख़तरा है। कॉलेजेस को गवर्नमेंट ने कहा कि आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं देनी, हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ने कहा आपने नहीं देनी, सरकारी महकमों को कहा गया कि आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं देनी। गुमान ये था कि लोग मर जाएंगे, लेकिन लोग नहीं मरे, लोगों ने जूस पीने शुरू कर दिए। स्कूल में बच्चों का मकसद सिर्फ वालिदैन के पैसे उजाड़ना होता था, वो पेप्सी पी के उजाड़ें या वो जूस पी के उजाड़ें। जूस में वैरायटियाँ आ गई, जूस में कोई 25-25 किस्म के जूस आ गए, वो बोतलों से महंगे जूस हो गए, जूस में ब्रांडेड जूस का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि डरना चाहिए एक ऐसे बिजनेस से जिसका कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूट आ जाए। कार्बोनेटेड ड्रिंक का इतना सब्स्टिट्यूट है, जामे शीरी इसका सब्स्टिट्यूट बन जाता है, सादा पानी सब्स्टिट्यूट बन जाता है। वैसे भी वो जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, वो इसको छोड़ के पानी की तरफ इसको छोड़ के जाते जा रहे हैं। यस, तो यहाँ पे बहुत हाई है। सीए बहुत जल्दी कोई सामने नज़र नहीं आ रहा। पिछले कोई 20 साल में एक दफ़ा एक सब्स्टिट्यूट आया था और उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ACCA। फिर ACCA महंगा जितना है वो उस पॉपुलेशन की रेंज से बाहर है। तो अब कौन सा ऐसा सब्स्टिट्यूट अचानक से 5-6 साल में उठ के आ जाएगा जो CA जितना लुक्रेटिव होगा? ये सस्ता है, इसमें मेहनत करने वाले को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसकी स्टैंडिंग होती है। हम चाहे 100 डिससेटिस्फाइड हो अपनी फील्ड से, MBA की एवा बेचारे के साथ क्या होती है, MPhil वाले के साथ क्या होती है, PhD जाके करें तो कुछ ना कुछ आपका मकाम बनता है, वो भी अगर आपको अच्छा इदारा मिल जाए तो।
हमारी फील्ड में कम से कम किसी तरह से इंटर करके ट्रेनिंग गुजार ली, कुछ ना कुछ ज़िंदगी चल पड़ती है। यानी दिस इज़ श्योरिटी कि एक बंदा इस फील्ड में आके बस लगा रहे तो बहरहाल वो एक गरीब इंसान से मिडल तबके तक तो पहुंच ही जाता है, जो किसी और फील्ड में इतनी श्योरिटी नहीं है। डॉक्टरी में इतनी श्योरिटी नहीं है, इंजीनियरिंग में इतनी श्योरिटी नहीं है। ये जो मास्टर्स की इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, ये जो यूनिवर्सिटी उसका जुमा बाजार लगा हुआ है, कहीं इतना तसल्ली नहीं है। तो सीए का इस वक्त सब्सटीट्यूट यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, इतनी यूनिवर्सिटियाँ इतनी क्वालिफिकेशन सीए का सब्सटीट्यूट नहीं है। तो अगेन ऐसी है बिज़नेस जिसका सब्सटीट्यूट अभी नहीं है और आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिज़नेस ऐसा हो ना जो थोड़ा सा कुछ देर तो आपको मज़े कराए, ठीक है। सब्सटीट्यूट आ जाए तो फिर सोचेंगे अच्छा और क्या मार्केट हो सकती है। टीचर हमारे पास अकाउंटिंग पढ़ा सकता है, ठीक है जी, इसे इसी से पढ़वा लेंगे। टीचर अकाउंटिंग पढ़वा सकता है, चलो जी इसे अकाउंटिंग की ट्रेनिंग्स करवा लेंगे। तो फिर हमने देखना होगा कि हम अपने आप को कहाँ रिप्लेस करें। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद आप फिर देखते हैं कि ये पांचों फैक्टर्स को कंबाइंड देखने के बाद विच इज़ द सेक्टर जहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्या चीज़? हाँ, अब ये है कि आपने ना फैन मैन्युफैक्चरिंग देखी, आपने कहा राइवलरी ज़्यादा है, बार्गेनिंग पावर सप्लायर की कम है लेकिन कस्टमर की ज़्यादा है, बैरियर्स लोग बड़े आराम से आ सकते हैं और सब्सटीट्यूट का थ्रेट कुछ दरमियाना सा है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। देखते हैं अगर थोड़ा सा इससे बेहतर सिचुएशन नज़र आए। यहाँ आते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, कंपटीशन कम है, अच्छी बात है। सप्लायर बहुत तगड़े, ख़राब हो गया। ये मीडियम लेवल का, ये दोनों हाई, एंट्री बैरियर हाई है, ये अच्छी बात है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट ये हाई है, ये बुरी बात है। एक बुरी बात, दूसरी बुरी बात, एक दरमियानी बात, एक दरमियानी से थोड़ी छोटी। सीए के कॉलेज की तरफ आते हैं, दरमियानी बुरी बात, दरमियानी दरमियानी और अच्छी बात। तो उस सब को देख के आपको ये समझ आ जाती है कि यस, ये दो ऑप्शंस में से ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है अगर मैं सिर्फ बाहर को देखूं, अगर इस चैप्टर में रह के देखूं। एक्सटर्नल, फिर इंटरनल एनालिसिस भी ज़रूरी है। मुझे बोतल बनानी कितनी आती है और मुझे सीए पढ़ाना कितना आता है। बोतल में मुझे कोई बेवकूफ़ बना के चला जाएगा, सीए में कम से कम मैं स्टैंड तो कर रहा हूँगा, मेरी फील्ड तो होगी, मुझे पता तो होगा। तो वो फिर इंटरनल एनालिसिस के साथ जब जोड़ते हैं फिर स्ट्रेटेजी बनती है। जब हम स्ट्रेटेजी का ओवरऑल मैप देखेंगे ना, तो हम देखेंगे आप अपना इंटरनल एनालिसिस करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, अपने विजन वगैरह को देखते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं दिस इज़ द स्ट्रेटेजी जिसकी तरफ मुझे जाना चाहिए। तो ये चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते जब हम एंड पे पहुंचेंगे तो फिर हम चैप्टर 1 में वो पूरा मैप देखेंगे कि ये पूरी गेम कैसे चल रही होती है। डन। किताब से पूछते हैं। किताब में मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम चोरी करके एक जगह से यहाँ पे डाली। गोइंग थ्रू गाइड्स, एक ज़माने में ACCA की कुछ किताबें होती थी, उसमें ये बड़ी प्यारी तस्वीर मुझे मिली तो फिर मेरा दिल आ गया इस पर। ठीक है, रहा नहीं गया। और इल्म तो जो है वो कहीं से भी चोरी किया जाए, इल्म तो जो है ना मोमिन की गुमशुदा मिरास है। तो ये इल्म गुम हुआ था, गवाचा हुआ था, ACCA की किताबों में था, मैंने इसे पकड़ लिया। तो इसमें राइवलरी, ये 5 फैक्टर्स हम कहते हैं कि जी सेंटर में राइवलरी है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये मौजूद है। राइवलरी कब ज़्यादा होगी? जब राइवल्स सिमिलर साइज़ के होंगे, मार्केट में ग्रोथ कम होगी, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी, और जब सबकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी तो सब लड़ रहे होंगे कि यार हम अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए खेलें, कुछ ना कुछ तो करें। प्राइस वॉर्स होंगी, डिफरेंशिएशन ज़्यादा नहीं होगी और एग्जिट बैरियर भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से लोग कहेंगे यार निकलने से बेहतर है कि एक दो बंदे ढा के जाएँ। राइवलरी ज़्यादा होगा। बैरियर्स टू एंट्री या बैरियर्स टू एग्जिट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको पता है कि ये चीज़ तब कारआमद है जब मैं इतने हज़ार यूनिट बेचूंगा तो बात बनेगी। तो ऐसे बिजनेस में एंटर होते हुए डर लगता है जिसमें बहुत बड़ी प्रोडक्शन करें तब जाके आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले। अदर कॉस्ट एडवांटेजेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, पेटेंट्स करवाने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सेस, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, एग्जिस्टिंग लोग नए आने वाले को कैसे ट्रीट करते हैं, उसको आने से पहले प्रीडेटरी प्राइसिंग और इस तरह के क्या काम कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट्स हैं, अगर सब्सटीट्यूट आए तो क्या हम नई मार्केट अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए ढूंढ सकेंगे? कितना खतरा है, किस हद तक, जैसे हमने कहा ना चांस इसके कम है, कितने अरसे में आएगा, किस हद तक खतरा है, क्या इसको डिफरेंशिएशन या लो कॉस्ट वगैरह से कम किया जा सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कब ज़्यादा होगी? जब थोड़े से सप्लायर है, जब सब्सटीट्यूट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जब खरीदार के लिए स्विचिंग कॉस्ट भी बहुत हाई है, वो एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर इतना आराम से शिफ्ट ही नहीं हो सकता।
पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उधर एक और इंटीग्रेशन है, इसको मैं थोड़ा सा आगे वो करता हूँ। कस्टमर सिग्निफिकेंट नहीं है ज़्यादा, ये क्या बात हुई, कस्टमर सिग्निफिकेंट नहीं है। सप्लायर के लिए वो इतना ज़रूरी नहीं है उसमें। सप्लायर के लिए वो कस्टमर, वो कहता है ठीक है साइड पे लेना वो, तो ले। हाँ लेना तो लो, नहीं तो ठीक है 100 और लोग हैं। सप्लायर की प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, आप मजबूर हैं कि चीज़ जो उसके पास पड़ी हुई है माल भी वो बहुत अच्छा है, तो वो आपको ब्लैकमेल होना पड़ेगा। बायर के पास कब पावर होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ बायर होगा, जब एक जगह बहुत सारे बायर इकट्ठे होंगे, उनकी लॉबिंग हुई हुई होगी। एक कॉलेज से 70 बच्चा उठ के आ जाता है, वो कहता है कि जी हम 70 बच्चों का बैच है, वहाँ पढ़ रहे थे, हमने 3 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने हैं, लेकिन 8,000 से ऊपर नहीं देने पैसे। अब इतने बच्चे इकट्ठे होंगे तो वो अपनी बार्गेनिंग पावर लेके आएंगे, अपनी एक लॉबिंग करके आएंगे, और वो कहेंगे ठीक है आपने एडमिशन नहीं दिया तो हम 70 के 70 सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे कि ये बड़ा जालिम कॉलेज है और ये बच्चों के हकूक़ को पामाल करता है और वो ऐसे करता है वैसे करता है। तो कंसंट्रेशन जहाँ बायर्स की ज़्यादा होगी वहाँ पे बायर्स थोड़े से ज़्यादा ताकत में होंगे। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट, उनको पता है कि इनसे नहीं खरीदेंगे कहीं और से खरीदेंगे। जब दुकानदार ज़्यादा हैं तो बाहर के पास तो पावर आ जानी है। कॉस्ट ऑफ परचेज इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, उनकी कॉस्ट का एक बड़ा प्रोपोर्शन है वो चीज़, तो इसका मतलब है वो सोच समझ के अच्छी तरह से रिसर्च करके फैसला लेंगे, वो वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन है, उनके प्रॉफिट्स कम है, उनकी स्विचिंग कॉस्ट कम है, यानी कि वो कभी भी किसी भी ब्रांड पे शिफ्ट कर सकते हैं। वो अच्छी तरह से सोचते हैं, समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ 2 तरह की हम लोगों ने देखी, यहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड और वहाँ पे थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मैं एग्जांपल देता हूँ। कार के पार्ट्स का एक इंपोर्टर है, वो सप्लाई करता है कार के पार्ट्स कार के मैन्युफैक्चरर को, और कार का मैन्युफैक्चरर जो है वो गाड़ी बना के शोरूम को सप्लाई करता है और शोरूम उसको दुनिया को बेचती है। इसका सप्लायर वो, इसका सप्लायर वो, इसका कस्टमर वो, उसका कस्टमर वो। अगर कार पार्ट्स इंपोर्टर जो इंपोर्ट करके इनको माल दे रहा है और रेट मुसलसल बढ़ाई जा रहा है और इनसे कह रहा है जी अब ये रेट है, अब ये रेट है, और ये कहते हैं यार देखो हम इतना ज़्यादा माल तुमसे मंगवाते हैं, इससे बेहतर है हम खुद ना मंगवा लें। जब इसको डर ये होगा कि ये वाला बैकवर्ड इंटीग्रेट कर जाएगा, सप्लाई चेन में अपने से पीछे वाले बिजनेस में आ जाएगा, तो उसका सप्लायर डर जाएगा। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हल्की होगी अगर ये खौफ होगा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन ना हो जाए। और अगेन शायद कार पार्ट्स का इंपोर्टर कार मैन्युफैक्चरिंग में इतना आराम से ना आए, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग वाला शोरूम तो दे ही सकता है। तो अगर शोरूम वाले बहुत उल्टी सीधी पॉलिसियाँ लगा रहे हो तो कार मैन्युफैक्चरर कहे कि यार देखो इतने मसले हैं तो ठीक है, हमारा पीछे वो कारखाना है, आगे हम दुकानें वो करके उसको शोरूम बना के वहाँ पे गाड़ी रख देंगे, हमारी तो चार्जेस मतलब अपनी फैक्ट्री से सामने लाना भी कोई मसला नहीं। इसको डर लगेगा कि ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ना कर बैठे, ऐसे ही जिनसे आप जूते खरीद के अपना ब्रांड लगा के बेच रहे हैं, अगर उन्होंने जूतों की दुकान कर ली फिर क्या होगा। तो कभी कभी सप्लायर आगे आ जाता है, कभी कभी बायर पीछे चला जाता है, कभी बायर अपने से पीछे वाला यूनिट ले लेता है, और कभी तो जब थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो, थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो, तो इससे भी बायर और सप्लायर की पावर आगे पीछे हो जाती है। बात समझ आई? तो ये एनालिसिस है जिसको हमने देखना है, जिसको समझना है। याद है हमने कहा था कि कितनी तरह के सवाल होते हैं, उनको किस तरह से डील करना है, तो उसमें ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। लें जी, तो उसमें सर एंट्री बैरियर्स जो क्लियर है, उसी तरह एग्जिट बैरियर्स क्या होंगे? जी एग्जिट बैरियर्स की क्या एग्जांपल होगी? एंट्री और एग्जिट बैरियर तकरीबन सेम ही है। एग्जिट बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ कैपिटल, यहाँ पे अगर इतना सारा बेंचों में कुर्सियों में लगा हुआ है तो मैं आसानी से निकल सकूँगा।
मैं बार बार सोचूंगा कि ठीक है 6 महीने मैं बंद करने लगा हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार 6 महीने और चला लेता हूँ, नहीं बंद कर लेता हूँ, बहुत नुकसान हो रहा है। अब मैं देखूँ मेरा 6 महीने में नुकसान कितना है, और फिर देखूंगा कि इस वक्त ये औने पौने निकालूंगा तो क्या होगा, और 6 महीने बाद जिस तरह से इन्फ्लेशन है तो हो सकता है ये वाली चीज़ें बाद में बेहतर बिक जाएँ। तो जब इससे निकलना मुश्किल है तो मैं सर्वाइव करने की कोशिश करूँगा, मज़ीद कोशिश करूँगा। इसी तरह से जो आपकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह होती है जो आपको लाजमी इनकर करनी पड़ती है, तो बहुत सारे बिजनेस से एग्जिट बैरियर भी हैं। आपने बहुत सारे एडवांसेस दिए होते हैं, डिपॉजिट्स पकड़ाए हुए होते हैं, बहुत सारा आपका माल फंसा हुआ होता है। अक्सर बिजनेसेस का तो माल मार्केट में फंसा हुआ होता है, वो गए नहीं और लोगों ने पैसा नहीं देना, गायब हो जाएंगे लोग। तो ये सारे आपके एग्जिट बैरियर बन जाते हैं। तो ऐसा बिज़नेस जिसमें इस तरह के मसलों मसाइल हो, नए लोग नहीं आते, चूँकि पुराने लोग ही मार्केट से निकलते निकलते भी 2-3 साल लगा देते हैं। क्लियर? सेगमेंटेशन, ये सारी हमने बातें की थी। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हमारी आज की दूसरी स्ट्रेटेजी, दूसरा मॉडल। ये BCG वाले ये वही हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक दफ़ा एक रिसर्च की थी एप्पल के लिए, याद है? स्टीव जॉब्स ने कहा कि जी मेरी कंपनी क्यों नहीं चल रही, तो उन्होंने वो सारी वर्किंग करने के बाद कहा कि जी आपका मसला सिर्फ अप्रोच का है, आपका विजन गलत है, आप इंतकामी खेल रहे हैं, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप उनको हराना चाहते हैं। आपको IBM से मसला है, आपको फलाना से मसला है, आपकी सोच है उनको तोड़ना है, ये सोच नहीं है कि मैंने आगे जाना है। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जिस तरह से कंपनियों के डॉक्टर्स हैं, उसी तरह से ये कुछ अपने वो भी देते हैं, मॉडल्स भी देते हैं दुनिया को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। तो इनका बहुत मशहूर ज़माना मॉडल है BCG, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या करते हैं, ये आपके SBUs को, SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ये आपकी SBUs के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक इदारे का वो इंडिपेंडेंट छोटा यूनिट होता है जिसकी स्ट्रेटजीज दूसरे से फ़र्क होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लिए CA एक अलग SBU होगा और ACC अलग SBU होगा। हमारे लिए फाइनेंस क्वालिफिकेशन अलग चीज़ होगा और ट्रेनिंग्स अलग चीज़ होगा। सैमसंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होगा, होम अप्लाइंसेस अलग होगा, कुछ और चीज़ें अलग होगा। सेगा के लिए क्या क्या अलग होगा? सेगा किसके लिए मशहूर है? सेगा दुनिया के बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। लोग इस तरह से चलते हैं, उनकी हमें जो चीज़ पता है वो गेम्स है। कावासाकी दुनिया में क्यों मशहूर है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। हम तक उनका वो वर्जन पहुंचा और हम उसी में खुश हैं। तो अक्सर कंपनियां इस लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन कर रही होती हैं, इस लेवल पे चीज़ें उनकी फैली हुई होती हैं कि वो अलग अलग बिजनेसेस में एंटर हो रहे होते हैं और फिर उनके वो अलग अलग SBU होते हैं। अब कावासाकी के लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक अलग SBU है, बाइक्स की दुनिया का अलग है, बाइक्स में भी सादा बाइक अलग होगी और हैवी बाइक्स अलग से चल रही होगी। तो सेगा की फाइनेंशियल एडवाइजरी एक अलग चीज़ होगी, उनकी वीडियो गेम्स अलग चीज़ होगी। गोरमे के लिए फर्नीचर अलग चीज़ होगा, फार्मेसी अलग चीज़ होगा, शादी हॉल अलग चीज़ होगा, रेस्टोरेंट अलग चीज़ होगा और बेकरी अलग होगा। बेकरी और न्यूज़ चैनल भी है, GNN। तो इसका मतलब ये सारे SBUs हैं। SBUs आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, SBU आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, SBU आपकी कोई ब्रांच भी हो सकती है, SBU आपके कुछ जोन भी हो सकते हैं। हर वो यूनिट ऑफ एंटिटी फॉर विच यू हैव डिफरेंट मार्केटिंग एंड अदर स्ट्रेटजीज, वो आपका SBU है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब कंपनियों को चाहिए कि वो अपने सारे SBUs उठाएं और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के इस मैट्रिक्स पे इसको लिख दें। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मैट्रिक्स में इसको डाल दें। अब ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स दो चीज़ों पे बात करता है, आपका मार्केट में शेयर कितना है, आपकी मार्केट में ग्रोथ कितनी है। आप जिस रेलेवेंट मार्केट की बात कर रहे हैं उस मार्केट में कितनी ग्रोथ है और उस मार्केट में आपका शेयर कितना है। तो आप जितने भी SBUs हैं उनको 4 में से किसी एक खाने में प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी मार्केट में जिसमें बहुत ग्रोथ है और आपका उस मार्केट में शेयर भी अच्छा है,
मैं कहता हूँ हम चले गए ऑनलाइन क्लासेस की मार्केट में, और ऑनलाइन क्लासेस की मार्केट में 90% शेयर हमारे पास था और उस मार्केट में ग्रोथ बहुत थी, तो इसका मतलब वो हमारे स्टार प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट भी तेज़ी से ग्रो कर रही है और उस मार्केट में हमारा शेयर भी बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है कि ये तो जानू प्रोडक्ट है ना, इसको तो, इस पे तो खेलना है, इसको तो जो मर्जी हम फिजिकल पे 5 करोड़ लगा दें, हमने उसको नहीं डूबने देना। फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ मार्केट शेयर तो हाई होता है लेकिन वो मार्केट इतनी ग्रो नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल लाहौर का 40% है, लेकिन फर्नीचर की मार्केट ओवर द ईयर्स ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रही, 3-4-2-3% बढ़ रही है। तो मज़ीद आपके पास ना कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव चीज़ नहीं लग रही। आप मार्केट में एक अच्छा साइज़ लेके बैठे हुए हैं, आपका एक अच्छा शेयर है, आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन अब आपको मज़ीद ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। आप कमाते रहेंगे और एक दिन थोड़ा हल्के हो जाएंगे। यह है कैश काउ। कैश काउ, ये काउ इसलिए है कि ये एक ऐसी काउ है जो कैश देती है दूध के बजाय। तो इसमें अप्रोच ये है कि मिल्क द काउ, जब तक इसमें से दूध निकल रहा है, जब तक इसमें से कैश निकल रहा है, इसमें से कैश निकालते रहें। स्टार जब तक चमक रहा है उसको चमकाते रहें। फिर कुछ क्वेश्चन मार्क होते हैं। मार्केट में आपका शेयर हल्का है लेकिन वो मार्केट बड़ी तेज़ है, वो वाला सेगमेंट है उसमें ग्रोथ बड़ी है, आपका भी शेयर कम है, लेकिन वो इतनी लुक्रेटिव मार्केट है कि आप कहते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी बढ़ गया ना, मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा, और थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो पता नहीं कहाँ गिरूँगा। क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम चाइल्ड, समझ नहीं आ रही इसके साथ क्या करें, इसको कैसे लेके चलें। डॉग्स, मार्केट का साइज़, मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा नहीं है और आपके पास मार्केट का शेयर कम है, तो फिर क्या होगा। इन चारों में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कैश काउ के साथ क्या करें, चलते रहने दें एज इट इज़, खर्चा ना करें। तो अगर ये डॉग बन गई फिर क्या होगा, मार्केट के साथ साथ चलते रहें, उतना करते रहें कि कहीं ना कहीं एक ख़ास मकाम पे रहे कि डीप फ्रीज़र है, ये एक मैच्योर प्रोडक्ट है, बस चल रही है, इस पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है मार्केट के साथ चलाते रहें, रेगुलर मेंटेनेंस, हल्का हल्का सा उसको, थोड़ा सा उसको पैसे लगाते रहें और उसमें जितना लगाएं उससे ज़्यादा निकालते रहें। स्टार के साथ क्या करें, इनोवेशन लाएं, आग लगा दें, मार्केटिंग करें, दबा के पैसा इस पर स्पेंड करें, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने आपको कमा के देना है। ये एक ऐसी मार्केट में घुस गया जो मार्केट तेज़ी से चल रही है और ये उस मार्केट का किंग है, इस पर धड़ाधड़ ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें। क्वेश्चन मार्क के साथ क्या करें, हमारा शेयर क्यों कम है, हम शेयर कैसे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ये इनोवेट करें, देखें क्या ऐसे छोड़ देना चाहिए या इस पर एक दफ़ा जुआ खेल लें, क्योंकि ये जुआ है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, प्रॉब्लम चाइल्ड है, हमें नहीं समझ आ रहा है इसके साथ क्या किया जाए। मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है उसकी और हमारा शेयर इसमें कम जा रहा है। हमारा शेयर कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से हमें रेवेन्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो पैसे तो अच्छे दे रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ क्या करना होगा, इसको स्टार कैसे बनाएं, इसमें डिफ्रेंसिएशन लेके आएँ, या तो क्वालिटी में या उसकी कॉस्ट में, ताकि क्वालिटी में कॉस्ट को कम कर दें, क्वालिटी बढ़ा दें। बेसिकली जेनेरिक कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज होती हैं पोर्टर की, जो आपने कहा कि कॉस्ट पे खेल जाएं या इस पे खेल जाएं। और एप्पल क्या है उनका स्टार, एप्पल का स्टार उनकी मैक्स आईफोन, पागल बनाया हुआ दुनिया को। मार्केट स्टिल ग्रो कर रही है और मार्केट का वो अकेला राजा है मैक्सिमम। सैमसंग बेचारा टच करने की कोशिश करता है, फिर वो बहुत आगे निकल जाता है। चलो फर्ज करें करीब भी पहुंचता है, बहरहाल एक हाई मार्केट शेयर है, हाई ग्रोथ में है। एप्पल के जो आईपैड है उसको कहाँ पे लेके जाएं, क्या आईपैड की मार्केट तेज़ी से बढ़ रही है? नहीं। एक टाइम था लोगों को टैब पसंद आए थे,
लेकिन जब उन्हें मोबाइल में सारा कुछ मिल रहा है और लोग सुस्त हैं, तो वो बड़ी स्क्रीन को भी पकड़ के हाथों में जो दर्द होगा, उन्होंने तो गोद में रख के मोबाइल इस्तेमाल करना है, लेटे हुए मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो टैब भी बेचारा पीछे रह गया। टैब यहाँ पे आके फंसा हुआ है, मार्केट रुकी हुई है, लेकिन शेयर टैब्स के अंदर आईपैड का एक शेयर बहुत अच्छा है। तो ठीक है, उसमें हल्की हल्की से इनोवेशन लाते रहे, उसमें से कुछ ना कुछ निकालते रहे। उसको ज़बरदस्ती स्टार बनाने के चक्कर में अपनी स्टार प्रोडक्ट ना ख़राब कर दें। क्वेश्चन मार्क क्या है एप्पल का? मैकबुक, वो लैपटॉप उनका नहीं चल पा रहा, बड़ी कोशिश की है, उसको हिट पड़ जाती है क्योंकि उसमें माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। और बहुत ज़्यादा जो लैपटॉप के यूज़र होते हैं उनको फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए होता है, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैकबुक के अंदर आपको मिलती है, लेकिन वो इस तरह से मिलती है कि आप अलग ही होते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन अलग बैठी हुई होती है। तो अभी वो अभी फंसा हुआ है, बड़े सिलेक्टिव यूजर्स हैं, बड़े सिलेक्टिव से यूज़र्स हैं। तो वो क्या था क्वेश्चन मार्क? डॉग क्या है? आईपॉड्स। बिल्कुल ना, किसी को उसकी नीड रही ना कुछ और। फिर बड़े कम लोग जानते हैं एप्पल का टीवी भी है, बहुत पिटी हुई प्रोडक्ट है बेचारों की, मतलब वो नहीं ना होने के बराबर है। तो कभी मूड में बैठे हो ना, तो गूगल पे सर्च कीजिएगा फलाना कंपनी BCG मैट्रिक्स, फलाना कंपनी। तो लोगों ने बड़े मज़े के एनालिसिस करके अलग अलग ईयर्स में किया। अच्छा, एक मुल्क में शायद एनालिसिस डिफरेंट हो, दूसरे मुल्क में थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट ये बड़ा मज़ेदार सा एक कॉन्सेप्ट है कि आप ये देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और आप उसके मुताबिक चलते हैं। स्टार्स हाई ग्रोथ बिजनेस वो हैं, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ग्रोथ के लिए। कैश का लो ग्रोथ बिजनेस है रिलेटिवली। अगर आपको कभी कह दिया जाए ना इन चारों को एक्सप्लेन करें तो बहुत आसान है। एक लाइन बन जाएगी कि पहले आप कहते हैं इसका शेयर बड़ा हाई होता है, फिर कहेंगे ये उस मार्केट में होता है जिसमें ग्रोथ हाई होती है, फिर आप कहेंगे ये बड़े सक्सेसफुल वो होते हैं, और एंड पे उसकी स्ट्रेटेजी बता देंगे जी इन पे हैवी इन्वेस्टमेंट करें। कैश काउ को मैनेज करें कंटिन्यूड प्रॉफिट के लिए। क्वेश्चन मार्क के लिए थिंक हार्ड अबाउट क्वेश्चन मार्क। डॉग्स, फ़ौरन से पैसा मत निकालें, ये देखें कि क्या अभी बंद करें या थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा कुछ ना कुछ और रिकवर हो जाए फिर बंद कर दें। वो नहीं होता शट डाउन और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, अभी बंद करें या थोड़ा सा और काम करके कुछ ना कुछ और बेहतरी हो जाए, तो वो उस तरह से। तो डॉग्स को थोड़ा सा मतलब ये देखना होगा कि क्या अभी फ़ौरन पैसा निकाल के हम किसी और जगह लगा सकते हैं। अगर कोई एवेन्यू नहीं है तो ठीक है, पड़ा हुआ है पैसा, थोड़े पैसे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो दे रहा है। एमवी बैंक में पड़ेगा तो इन्फ्लेशन से आउट होगा, पैसा लगा रहे। तो नॉर्मली जो टिपिकल स्ट्रेटजीज होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। आप इन SBUs को लेके या शेयर बिल्ड करते हैं, या होल्ड करते हैं, या हार्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कर निकालना शुरू करते हैं, या डाइवेस्ट आप पूरा का पूरा निकाल लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ क्या। फॉर एग्जांपल डाइवेस्ट करते हुए आप एक जगह से डाइवेस्ट करेंगे और क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट कर देंगे उसको स्टार बनाने के लिए। हार्वेस्ट करते हुए आप एक स्टार है और हो सकता है आप कहें कि आगे ये स्टार नहीं रहेगा, तो ठीक है मैं इस वक्त इसमें से थोड़े थोड़े से पैसे रोकना शुरू करूँ और किसी और प्रोडक्ट को स्टार बनाने की कोशिश करूँ। बिल्ड शेयर, आप क्वेश्चन मार्क पे पैसा लगा कर उसको स्टार बनाने के बारे में सोच सकते हैं। होल्ड, आप एक जगह पे एक पोजीशन होल्ड कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करता रहूँ, मार्केट चलती रहे। डन। वीकनेस क्या BCG मॉडल में, क्या परेशानी है? एक तो यही है कि डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट मैट्रिक्स है। कहीं पे शेयर कुछ है, कहीं कुछ और, कहीं पे ग्रोथ ज़्यादा है, कहीं कम। फिर व्हाट इज़ मार्केट ग्रोथ? एनालिसिस करना मुश्किल। ठीक है, अब मैं एक ऐसी मार्केट में हूँ जो ग्रो नहीं कर रही, लेकिन मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं शेयर बढ़ाता जा रहा हूँ, तो मुझे उठा के गलत कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि वो मार्केट ग्रो नहीं करे। भाई वो मार्केट ना ग्रो करे, मैं तो उस मार्केट का किंग बनने जा रहा हूँ, मुझे तो मत रोको, ये BCG रोक देगा क्योंकि ग्रोथ नहीं है। वो कहेगा बस ये काओ है, इसमें से निकालते रहो जितना निकलता है, वो उसको स्टार नहीं बनाने देगा। और ज्योग्राफिक और सोशल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ज्योग्राफिक सोशल फैक्टर्स इसमें इम्पेक्ट करेंगे। इसकी वर्किंग आसान नहीं है। फिर एग्जैक्टली क्लासीफाई करना कि कौन सी प्रोडक्ट कौन से खाने में जाएगी, ये बड़ा जजमेंटल सा सब्जेक्टिव सा मामला है। क्वांटिफिकेशन मुश्किल है। फिर इन सारी चीज़ों को उस तरह से रखें तो अगेन शायद मार्केट को डिफ़ाइन करना हो सकता है, कोई जोग्राफिकल एरिया ऑफ द मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो कि वहाँ पे क्या चीज़ किस तरह से हो।
कंपनी शायद ऐसी मार्केट में जहाँ सेल्स ग्रोथ लो हो वहाँ इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकती है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि जी आपकी का शेयर नहीं है और मार्केट ग्रो नहीं कर रही, तो भाई शेयर तो बढ़ाया जा सकता है, मार्केट ना ग्रो करे। हम डॉग को उठा के कैश को बना सकते थे, आपने कह दिया जी बस रोक जाओ, अभी बेच दो या बाद में बेच देना, तो ये तो अच्छी बात ना हुई। क्लियर? तो ये इसके अपने कुछ मसलो मसाइल हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा कंपेटिटिव फैक्टर्स का, वो यहाँ नहीं है, ये एक और जगह से मैंने इसको उठाया है, चैप्टर 5-6 की तरफ से, जस्ट दिन गुजारने के लिए कि टाइम मौजूद है और ये एक बड़ी मज़े की स्ट्रेटजी है। अगर हम इसको अभी डिस्कस कर लें तो ये आगे हमारे चैप्टर्स में काफ़ी काम आएगी। पोर्टर की जेनेरिक कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज। पोर्टर ये कहता है कि आप या मैस मार्केट में compete करते हैं या आप अपनी एक नीश मार्केट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैस मार्केट में compete करने का तरीका ये है कि आप या कॉस्ट लीडरशिप की तरफ आ जाएं या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की तरफ आ जाएं। सब के सब पाकिस्तान में सर्फ बेच रहे हैं 100 रुपये का फॉर एग्जांपल, और सर्फ पूरे पाकिस्तान की नीड है। आपने अचानक से उस मार्केट में तूफान मचाना है, क्या करें? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्वालिटी उसकी जो है कोई इस तरह कर दे कि या तो उसकी कम या तो उसकी या उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर दें, अचानक से उसके ऊपर डिफरेंट कलर का शॉपर चढ़ा के कह दें कि अब ये नीला वाला जो सर्फ है ये असल सर्फ होता है, या आप 80 रुपए कर दें। या उसकी प्राइस 80 रुपये कर दें, या आप कॉस्ट लीडरशिप पे आ जाएं या प्रोडक्ट। कॉस्ट लीडरशिप इज आप अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए तो फिर आप उसकी लिस्ट प्राइस से खेल सकते हैं। अगर मुझे एक प्रोडक्ट कम पैसों में बनती है तो मैं कभी भी मार्केट में उसकी प्राइस नीचे करके मार्केट में गेम उठा सकता हूँ। तो कॉस्ट लीडरशिप इज़ कि आप प्राइस कम करके खेलें। मैस मार्केट को कम्पीट करने का आसान तरीन तरीका ये पैसे कम कर दो। एक दूसरा तरीका है पैसे मत कम करो, अपनी वैल्यू बढ़ा दो, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दो। सब दूध बेच रहे हैं, आप बोन स्ट्रॉन्ग करने वाला दूध बेच रहे हैं जो कि नस्वीट है, और बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। ख़वातीन को दिखा दें, हर ख़वातीन को ये वो है कि जी मैं कमज़ोर हूँ, तो जनाब इस तरह से ऐड बताएं कि सबको हो जाएगा कि नस्वीटा जो नहीं पिएगा वो तो उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। उसमें 1% कैल्शियम ज़्यादा होगा बाकियों से, लेकिन वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट वो कर दी। सब मिल्क पैक दे रहे हैं और ऑल पर मिल्क पाउच दे रहे हैं, जिसको टीयर करना आसान है, जिसको एक सिंगल बंदा यूज़ भी कर सकता है, जो एक कप के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, जिससे अगर चाय में वो करें तो गिरता भी नहीं है। ये वैल्यू दे के 10 रुपये महंगा कर दिया बाकियों से और लोग ले रहे हैं। बड़ा अच्छा शेयर उसका मार्केट में कितना बड़ा शेयर आ गया। यानी एक तरफ सारे मिल्क पैक हैं, एक तरफ अकेला ऑल पर का पाउच चल रहा है। ऐसे ही तो किसी वक्त में कोई लोग लेते नहीं थे उसको, नहीं यार मिल्क पैक लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो डिफरेंशिएशन दी उन्होंने, लोगों को कंफर्ट दी। लोगों को और क्या चाहिए? वो कोई भी और मिल्क का वो करके ऐसे करें, कैंची से काटें, पहले वहाँ गिर जाता है, फिर निकालते हुए आधा गिर जाता है, आवाज़ार, हाथ गंदे हो रहे हैं, सारा कुछ। फिर उसे वो करके आप रेगुलर नहीं पी सकते। अच्छा पीने लगेंगे तो वो जो गत्ता है, गत्ते में भूसा, अब वो दूध उसके साथ मिक्स होके आप पहले ही दूध के अंदर भूसा डाला हुआ है, ऊपर से वो आपको डब्बे का भूसा भी मिल गया, तो आप कहेंगे कि भाई मैं तो मिल्क पाउच पीता हूँ। ठीक है, ये भी तो मैस मार्केट की उस पे डिपेंड करता है ना, उनकी So- परचेजिंग पावर पे और उनकी पर्सनल प्रेफरेंस। एग्जैक्टली अब ये है कि जब आप मैस मार्केट के अंदर आए हैं तो फिर आपको ये पता है कि लोग ज़्यादा हैं। जब लोग ज़्यादा हैं तो हर तरह के लोग हैं, तो आप हो सकता है उनको ये कहें कि पैसे हमारे ज़्यादा हैं लेकिन हमारी चीज़ चलती देर तक है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप कहें जी हमने सर्फ के मुकाबले में एक लिक्विड क्लीनर निकाला है जो 250 रुपये का है, ऐसे करके दिखाएं। फिर वॉशिंग मशीन के करीब लाके ऐसे पिटिक करें और एक कतरा अंदर गिरे और आप कहें एक कतरे में 100 जोड़े आपके धुल जाएंगे। लोग कहेंगे लो जी सर्फ तो डाल डाल पागल हो जाते हैं, ये इस तरह से मसला। अब आपने डिफ्रेंशिएशन दी, लोगों को चीज़ पसंद आएगी। सब गाड़ी बेच रहे हैं, आप स्मार्ट गाड़ी बेच रहे हैं जो आपके मोबाइल से भी चलती है। सब एसी बेच रहे हैं, आप रिमोट कंट्रोल वाला एसी बेच रहे हैं। सब क्लास पढ़ा रहे हैं, आप टीवी पे क्लास। ठीक है, डिफरेंशिएशन, आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट कर लें, इतना डिफरेंट कर लें कि यूज़र उसको उस कैटेगरी से बाहर निकाल दे। भाई ये सर्फ है, ये लिक्विड सर्फ है, ये तो गेम ही और है, वो चीज़ ही उसमें से अलग हो जाएगी। तो आप अपनी प्रोडक्ट, अब आईफोन लोगों को दिमाग में डाल दिया
कि ये एक डिफरेंशिएटेड चीज़ है। एक सेकंड थी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्राइस की चेंज नहीं थी, लेकिन लोगों के जहन में वो कर दिया। तो डिफरेंशिएशन आप अच्छी मार्केटिंग से भी कर सकते हैं बगैर कुछ किए। डिफरेंशिएशन जो है वो आप उसके प्रोडक्ट के फीचर चेंज करके, उसका लेबल चेंज करके, उसका कलर चेंज करके, उसका डिज़ाइन चेंज करके, उसका इंटेंडेड यूज़ चेंज करके लोगों को उसकी फ़ील दे सकते हैं। या लोगों को ये भी फील करा सकते हैं कि वो इवेंचुअली उनको सस्ती पड़ेगी। वो इवेंचुअली उनको सस्ती पड़ेगी। लेकिन मैस मार्केट में हो सकता है दोनों ही आती है, ऑप्शंस ना हो कर हाँ, हो सकता है कि मैस मार्केट में आप कहेंगे बहुत प्लेयर्स हैं। जैसे मैं तो- फ्यूल की मार्केट है, जी? फ्यूल पेट्रोल है, पेट्रोल पंप आपने खोलना है, आप क्या हम्म, लीडरशिप कर सकते हैं? देखिए, पेट्रोल की मार्केट है, हाई ऑक्टेन भी बिक रहा है। Yes, हाई ऑक्टेन का हर कंपनी ने अपना ब्रांड दिया हुआ है yes, और हर कंपनी की प्राइस फ़र्क है। yes, sir. वो रेगुलेटेड प्राइस नहीं होती। वो रेगुलेटेड प्राइस नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं यार टोटल वालों का ये डलवाएंगे ना तो गाड़ी की माइलेज बड़ी ज़बरदस्त आती है। वो जितना महंगा है उस अच्छी माइलेज के बाद वो पेट्रोल से ज़्यादा ही वो होता है, लेकिन वो कहते नहीं इससे इंजन साफ़ हो जाता है। अब दिमाग में ज़ाहिर है जो पैसे खर्चता है उसने कुछ तो अपने दिमाग को सेटिस्फाई करना होता है। तो डिफरेंशिएशन में आप उनके दिमाग से खेल जाते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो है ही डिफरेंट, वो सब तो पागल बना रहे हैं, हम असल चीज़ दे रहे हैं, हम जो दे रहे हैं वैसी चीज़ तो है ही कोई नहीं। तो आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटेड कर देते हैं, दूसरों से बड़ा ज़्यादा मुख्तलिफ कर देते हैं। तो अब सारे पाउडर दूध बेच रहे हैं, लेकिन आप नस्ल बुनियाद बेच रहे हैं जिससे बच्चों की नशोनुमा और जहनी और जिस्मानी जो वो आयरन की कमी पूरी होगी और वो सारा कुछ है, और वो हाइट भी बढ़ जाएगी उनकी। अचानक से वो ऐड के अंदर बच्चा ऐसा करके एकदम से इतना ऊंचा हो जाता है। तो वही बात है कि सब टाइम आप अपनी एक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से लोगों से कह देते हैं यार हम जो दे रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इसमें मार्केट कंडीशंस भी तो बड़ी मैटर करती है ना। जैसे एक कंट्री की इन्फ्लेशन है, ऐसे इन्फ्लेशन स्ट्रक कंट्री होगी, वहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन काम नहीं है। ऐसे ही अब ये देखें ना, ये ऑप्शंस हैं, यानी कि जेनेरिक कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है। जब भी आपने कंपटीशन करना है तो आपके पास 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। लीडरशिप की तरफ चले जाएं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन की तरफ चले जाएं, ये है मैस मार्केट में। छोटी मार्केट में आपके पास है फोकस स्ट्रेटजी। सब के सब बेच रहे हैं 15,000 चीज़ें, ये भी है वो भी है ये भी है, आपने अपना एक फोकस बना लिया। सब लड़ रहे हैं कि जी हमारा न्यूज़ चैनल सबसे पहले खबर सुनाता है, हमारा चैनल, हमने सबसे अच्छा ड्रामा दिखाया, हमने क्राइम पे अच्छा चैनल वो किया, प्रोग्राम किया, हमने ऐसे किया। आपने अपना कार्टून नेटवर्क दे दिया, अलग ही दुनिया बसा के बैठ गए। आपने कहा ये मेरी दुनिया, ये इनको मैं सर्व करूँगा। सब के सब घड़ियों में मुकाबला कर रहे हैं कि 20,000 की घड़ी, 25,000 की घड़ी, 500 की घड़ी, हमारे पास इस तरह का कस्टमर है उसको भी टारगेट करते हैं, उस तरह का भी। आपने एक दुकान बनाई, उसमें 15 घड़ियाँ रखी हुई है, 2 करोड़ स्टार्टिंग प्राइस। पूरे महीने में आपके पास 5 कस्टमर आता है, 3 खरीद के जाता है। यू आर वेरी ओके। नीश को आपने टारगेट किया, नीश पॉपुलेशन का खास छोटा सा हिस्सा जिसकी वो ख़ास नीड है, और आपने उसको उस तरह से वो कर लिया। कई दफ़ा आप मैस मार्केट में कम्पीट, 2 दुकानदार आपस में मुकाबला कर रहे होंगे। मेरे पास अच्छा लैपटॉप है हफ़ी सेंटर में, मेरे पास ज़्यादा अच्छे लैपटॉप होते हैं, उसके पास अच्छे लैपटॉप यूज़ मैं सस्ता देता हूँ वो देता है, मेरे पास ये मोबाइल, उसके पास वो मोबाइल। दोनों के दरमियान में एक बंदा छोटा सा खोखा डाल के बैठता है, सिर्फ केसिंग बेचता है। बाय द एंड ऑफ डे उन दोनों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के जा रहा होता है। उसने एक ख़ास सेगमेंट, हाँ, वो एक ख़ास सेगमेंट को टारगेट किया। उसने कहा मैंने लड़ना ही नहीं है, मैंने ये बड़ों की लड़ाई में आना ही नहीं है, मैं अपनी एक दुकान से जाके बैठूँ, मैंने इस तरह से करना है। सब के सब लड़ रहे हैं जी हमारे पास 10 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ये हम जो है वो रेस्टोरेंट पे देते हैं, हम कीमा बिरयानी फलाना करते हैं। एक बंदा छोटी सी जगह पे चने लेके बैठ जाएगा और कहेगा बस मैंने सिर्फ चने बेचने हैं। सिर्फ वो लोग जो कि दुनिया में चने खाने चाहते हैं बस वो मेरे पास आएँ। और पॉपुलेशन में इतने बहुत सारे लोग होते हैं जो चने खाने चाह रहे होते हैं। तो कभी कभी आप नीश पे टारगेट करके आप फोकस स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने दिखाया कि एक मार्केट में इतना सारा कुछ अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं, आपने जनाब एक वाइटामिन शॉप अलग से बना दी कि जी हम तो बेचते ही सिर्फ वाइटामिन है, हम सिर्फ दूध बेचते हैं, हम सिर्फ फलाना काम करते हैं। आप अपनी एक डायमेंशन डिफाइन करें और उस डायमेंशन के खुद ही से किंग बन जाएं। सब लोग यहाँ मुकाबला कर रहे हैं, आप जाके एक नई पिच खोद लें कि मैं यहाँ खेलूँगा और उस दुनिया के किंग बन जाए। ऑनलाइन में हमने इसको ऑब्जर्व किया। फिज़िकल दुनिया चल रही थी, बजाय इसके कि हम फिज़िकल कॉलेज बना के मुकाबला करते हैं, हमने साइड पे जाके अपना एक प्ले ग्राउंड ही अलग कर दिया। हमने कहा जी ऑनलाइन क्लास, अपनी दुनिया बनाई, सजाई, वहाँ खूब इन्जॉय किया। कोविड ने कॉलेजों को उधर ध्यान करा दिया, बड़े खामोशी से हम लगे हुए थे।
मुनासिब डिसेंट प्रॉफिट के साथ अच्छी सर्विस दे रहे थे, स्ट्रेटेजिक गैप में काम कर रहे थे कि अचानक से कॉलेज की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा ये वहाँ पे क्या कर रहा है, तो उन्होंने आके कहा जी हम ऑनलाइन क्लास भी देंगे। ऑनलाइन की डेफिनेशन भी ख़राब की, हम इतनी अच्छी क्वालिटी की ऑनलाइन देते थे, ऑनलाइन को उठा के चलती हुई क्लास की कैमरा रिकॉर्डिंग पे ले गए, जिसमें उतना ही टाइम लगता है जितना सामने आए हुए लोगों का लगता है। यानी मैस मार्केट में टोटल प्रॉफिट्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा लेकिन पर यूनिट कंट्रीब्यूशंस कम होगी। ऐसे ही है मैस मार्केट में। नीश मार्केट में आप खेलेंगे, नीश के अंदर भी दो फोकस होते हैं, कॉस्ट फोकस होता है और एक डिफरेंशिएशन फोकस होता है। उसमें भी आप या कॉस्ट की बेस पे आप मार्केट के सबसे गरीब तबके को टारगेट कर लेते हैं, या फिर आप उस तबके को टारगेट करते हैं जिनकी यूनिक रिक्वायरमेंट है, जो एक बंदा ढूंढता हुआ आएगा कि जी मुझे ऐसा जूता चाहिए जिसकी सोल ऐसी हो कि अगर मैं 10 घंटे खड़े होकर जॉब करूं तो वो सुकून दे पाऊँ को। तो पता ही लगेगा जी पूरे शहर में सिर्फ एक जगह एक बंदा इस तरह के जूते बेचता है और उसके पास ट्रस्ट लगा हुआ होगा, क्योंकि उसने उस सेगमेंट पे काम किया होगा, उस एक सेगमेंट को पकड़ के उसमें हीरो बन गया होगा। तो दैट इज़ नीश फोकस। डन। तो ये 3 लिखी हुई हैं, लेकिन बेसिकली चाह रहे हैं ये फोकस जो है वो दोनों लेवल पे हो सकता है, कॉस्ट लेवल पे भी, डिफरेंशिएशन लेवल पे भी। तो छोटी पॉपुलेशन में फोकस या पॉपुलेशन के किसी सेगमेंट में फोकस, और ऊपर वाले अभी जो बहुत ही महंगी गाड़ियों वाले हैं वो फोकस पे चल रहे हैं। ठीक है, ना आए लोग, ना लें हमारी गाड़ी, बस जिन्होंने लेनी होगी वो ले लेंगे। उन्होंने ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया हुआ है। और आईफोन भी शुरू में फोकस से आया था, चंद अमीरों को टारगेट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ट्रेंड्स चेंज हो गए, सोशल ट्रेंड्स चेंज हो गए, लोगों को फैशन, शो ऑफ, इन चीज़ों का शौक़ पड़ा और लोगों ने पैसे इन चीज़ों पे लगाने शुरू कर दिए। जो पुराने बड़े थे वो पैसे बड़े एहतियात से खर्च करते थे, अब के दौर में लोग पैसे उजाड़ देते हैं। तो वो ट्रेंड बन गया, तो उसके बाद बच्चों के पास आ गया आईफोन, रोल गया आईफोन। तो आईफोन मैस मार्केट की प्रोडक्ट बन गया, जो कि मैस मार्केट की थी नहीं, वो तो एक नीश की थी। वो लोग जो बहुत महंगा अच्छी क्वालिटी का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं वो आईफोन लेते थे। डन। तो चैप्टर हमारा 3 जो है वो इख्तिताम को पहुंचा, और हमने आगे एक चैप्टर में, आप अगर पेज नंबर बताएंगे तो 45 पेज से हमने जो है एक जेनेरिक स्ट्रेटेजी भी इसमें कवर कर ली। तो कल इंशाल्लाह ताला जो है ना, ये वाली मज़े की बातें हैं तो मज़े वाली बातें करते हैं, खामखा इंटरनल एनालिसिस शुरू करेंगे और बोर हो जाएंगे। चैप्टर 4 ज़रा थोड़ा सा बोर सा है, तो ज़रा चैप्टर 5 में थोड़ा सा खेलते हैं, और फिर वक्त पढ़ने पे, मौका पढ़ने पे दोबारा से पलट के चैप्टर 4 की तरफ आएंगे। अगला वीक अल्लाह ने किस लिए बनाया है जी? सही है, इसमें पिक्चर ऊपर बनी हुई है। हाँ वाटर सही क्या? हाँ, असल में ये है कि पानी अच्छी चीज़ है, कोक बुरी चीज़ है, लेकिन कोक इसलिए बिक रही है कि वो कम पैसों में है। आप कम पैसों में गंदी चीज़ बेच दें, लोग ले लेंगे, और अच्छी चीज़ रुल जाएगी क्योंकि उसके पैसे ज़्यादा हैं। इधर नुमाया अलग से वो डिफरेंशिएशन है, मुस्कुरा भी रहे और येलो कलर का है, और इधर वो एक मार्केट है जिसमें सारा कुछ चल रहा है और आप इधर सिर्फ एक चीज़ के स्पेसिफिक बन गए। बजाय इसके कि एक डॉक्टर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जिसमें हर मसले का हल होता है, वो कहेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोपेडिक का हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ हड्डी की जोड़ तोड़ देखी जाती है। तो हड्डी की जोड़ तोड़ के लिए वो इतना स्पेशलिस्ट हो जाएंगे कि वो वहीं पे सारी गेम बना देंगे। डन। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।